आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब बिजार खबर की बारी है। घटना वैसे ये 26 नवंबर की है, पर सामने आई, उजागर हुई है इसी हफ्ते। और ये एयर इंडिया की फ़्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही थी और इस प्लेन के बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे थे मुंबई के रहने वाले शंकर मिश्रा। और मिश्रा जी वेल्स फार्गो नाम की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस समय तक थे। अभी खबर आई है शायद नहीं, अब शायद उनको चीफ यूरिनेटिंग ऑफिसर बना दिया। सीईओ हो गया। तो 26 नवंबर को वो फ्लाइट में वो नशे में धुत थे और उन्होंने फिर ये किया कि एक बुजुर्ग महिला पे पेशाब कर दिया। अभी ये फरार हैं और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनको धर पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें मुंबई गई हैं। इसके बाद एक और मामला आया था 6 दिसंबर का, वो भी एयर इंडिया का ही है, शायद पेरिस वाली फ़्लाइट का है, दिल्ली पेरिस फ़्लाइट का, जिसमें एक शख्स ने नशे पे, महिला यात्री गई हुई थी लेबोरेटरी, तो वहाँ उन्होंने उनके कंबल पे पेशाब कर दिया, जो उनकी सीट पे जो बचा हुआ कंबल, रखा हुआ कंबल था। तो ये इसमें फिर से वो बात आने लगी है कि फ़्लाइट में शराब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लोग फिर से शराब को दोष देना चाह रहे हैं। नहीं, क्या मतलब फ्लाइट में मूतना जुर्म है और घर में मूतना सही है? नहीं, पर वो ये कि डिसीजन मेकिंग आपकी ये हो जाती है। शराब को लोग क्यों दोष देना चाहते हैं? मूल बात ये है। हाँ। एक बात बताओ, ये लोगों को एक बहाना मिल जाता है बस शराब को कहाँ से। हजारों फ्लाइट्स में लाखों ग्लास शराब परोसी जाती है, रोज पी जाती है। हजारों फ्लाइट ऐसी हैं क्या है कि हर फ्लाइट में रम निकले कि मतलब हर जगह बदतमीजी होती है, वो शराब पीना आवश्यक नहीं है। बदतमीज आदमी बदतमीजी कर सकता है। दूसरी बात, नशे में आपने अपनी ही पैंट गीली कर ली, ये मैं मान सकता हूँ। इतना धुत आदमी हो जाता है कभी कभी, ज्यादा पी ले तो। हाँ, लेकिन आप उठकर अपनी सीट से जाकर किसी और को गीला करे, ये सिर्फ नशा नहीं है, रेज ये है। शराब का नशा नहीं है। इसमें नशा तो है, पर वो है कि मैं वेल्स फार्गो में फलाना वाइस हूँ। प्रेसिडेंट हूँ और मैं तो इतना पावरफुल आदमी हूँ, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। इस टाइप का है। मुझे नहीं लगता ये इसमें सवाल जो है कि वो है कि शराब दी जाए या ना दी जाए। 18 घंटे की फ्लाइट में अगर आप सुलाना चाहते हैं लोगों को, तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो ज्यादा पंगा होगा ये। लेकिन इसके ठीक पहले था इस्माइल की फ्लाइट में मारपीट पे उतर आए, गाली गलौज करने लगे, जिसमें वो बैंकॉक से हाँ कलकत्ते वाली। अरे क्या बढ़िया खंचाप मारी से, भारतीय मजा आ पैसेंजर। गया। वो जो है ना, आज जो नहीं हो पाया यहाँ पे एमसीजी वाले हाँ में, वैसा हो गया। वैसा था। उसने एक हाथ उठाया और उसके बाद तो जो पट 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 एकदम करतल ध्वनि से स्वागत हुआ भाई साहब, एकदम शांग्रीला कर दिया उसको एकदम। देख के तबीयत खुश हो गई। तो रिवाइंड कर करके देखा उस वीडियो को हमने बार बार। लेकिन ये अधिक सूरमा वैसे बिजनेस क्लास, मतलब मुझे थोड़ा इसलिए ये कर सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है। नहीं, बिजनेस क्लास से क्लास नहीं होता है, पैसे से बिजनेस क्लास होता है। बाकी क्लास का तो खास करके बाय द वे पहले जो बिजनेस क्लास में चलते थे, इनफैक्ट इस बार भी, फिर मुझे लगा कि एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है। बिजनेस क्लास में ज्यादातर नौकरशाह और नेता लोग एयर इंडिया में चलते थे, क्योंकि बिजनेस क्लास में और सामान्य आदमी नहीं चलता है। और बहुत पैसे जिनके पास है, सेलिब्रिटी टाइप के लोग, हाँ सेलिब्रिटी टाइप के लोग, कि बहुत चांद नहीं हो, लोग घेरे नहीं रहे अपना, ये लोग चलते थे। इन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर ही रहता है सामान्य लोगों से। तो ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हो गया हो, उससे संभला नहीं हो। बीमारियां भी होती हैं कि आप होल्ड नहीं कर सकते बहुत देर तक, तो ये भी हो सकता है कि हो गया। फ्लाइट में जाए तो कहाँ जाए? ऐसे तो है नहीं कि रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला, बाहर जा खड़े कर दिया दरवाजे के बगल। तो ये भी हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा और हो गया हो, या तो नशे में तो अवश्य ही होंगे। हाँ, और नशा कई बार इतना हो जाता है कि लोगों को दिशा बोध नहीं रहता कि वो कहाँ पे क्या कर रहा है। वो भी हो सकता है। वो मान लेते हैं वो जहाँ खड़े हैं बस वही से पेशाब घर शुरू होता है। पर ये दुनिया को बता दोगे, टिकट 4 लाख रुपए की टिकट लेके चल रहे थे। हाँ भाई, बाप रे, 4 लाख रुपए का टिकट देगा आदमी तो मुँह कहीं भी भाई साहब, पेट्रोल मुँह देगा। महिला भी 4 लाख का मुँह रखी तो आदमी क्या भी साहब, महिला भी 4 लाख का देके चल रही थी ना, वो भी बिजनेस क्लास में। साला बताइए, कैटल क्लास में मुतना चाहिए था। लेकिन दोनों ही केसेस ना इंटरेस्टिंगली मतलब एयर इंडिया के हुए। एयर इंडिया अभी ताज़ा मतलब अभी भी क्या उससे सरकारी समझते इंडिया जब एयर में होता है तो ये सब होता है।
हाँ, एक बार हुआ था, किसी ने लिखा भी था कि भाई एक बार एक आदमी जो है निकालिस अपना टिफिन खोला और निकाला उससे रोटी, प्याज, नमक, कही क्या है, बोला डिनर इंडिया। ठीक है, फिर पानी निकाला लोटे में डाला, खा ये क्या है, कहा वाटर इंडिया। फिर खा के मारे बहुत लंबा सा डकार, ये क्या है? भाई ये क्या था, बोला एयर इंडिया। तो एयर इंडिया जो है ना, वो अभी तक जो है नौकरशाहों द्वारा चलाई जा रही थी, अभी टाटा जी के हाथ में आई है। और रतन बाबू जो हैं वो थोड़ी उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई है, उतने एक्टिव नहीं है। पर मैं मानता हूं कि एयर इंडिया के लोगों ने इसमें दोनों बालों में घपला किया। आपको एयरलाइन बचाना है कि एक अपने पैसेंजर को बचाना है? आप उतरते ही उसे सुरक्षा के हवाले करते, पूरी रिपोर्ट लिखते, किसने ऐसा ऐसा किया, और उसके बाद जो अथॉरिटीज है, जो भी पैनल है उनका, वो डिसाइड करता है कि भाई इनको आगे उड़ने देना है या नहीं देना है। क्योंकि उसने माफी मांग ली, उन्होंने माफ कर दिया, तो हम क्यों आए? नहीं भाई साहब, ऊपर में ना 36,000 फुट ऊपर में आदमी की छोटी से छोटी गलती जानलेवा हो सकती है। तो आप माफ कर ही नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना ही चाहिए। ये गलत तरीका था उनका कि चलो यार, उन्होंने भी माफी मांग ली, इन्होंने आप सोचे 10 लोग उठ करके एक तरफ इकट्ठा हो जाए मारपीट के लिए, उसी में दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसका बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। इतना स्कोप नहीं है हवाई जहाज में कि आप लोग जो है सब करें। एयर इंडिया ने गलती की। अब मेरे हिसाब से अगर रतन टाटा कंट्रोल में होते तो ऐसा नहीं होता, मेरा मुगालता भी हो सकता है। पर जो भी वहाँ पे अधिकारी अभी हैं टाटा ग्रुप के, उनको एक बार सीरियसली सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें दब कैसे गईं, ये बातें पब्लिक क्यों नहीं की गई, और एयरलाइन ने इसमें इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। ये तो अभी जाके ना उनकी उस महिला की बेटी ने, जो विक्टिम है, उनकी पुत्री ने ये स्टैंड लिया कि नहीं यार, ये बात बाहर जानी चाहिए, नहीं तो बाहर ही नहीं आती। एक की बाहर आई तो फिर दूसरी ने कहा कि हमारे कंबल पे भी ऐसा कर दिया गया था। अच्छा, ये एक चीज़ है बाबा कि जैसे किसी को बहुत तेज़ लगी हो एक नंबर, तो कई बार, और वो किसी वजह से नहीं जा पा रहा है एकदम, तो उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, पता लग जाता है कि इसको लगी है। हाँ, है ना, वो थोड़ा उठना बैठना, उसकी बेचैनी और पैर, हाँ, उनसे पता चल जाता है आदमी की भाव भंगिमा। मतलब उस आदमी को आप पानी पूछ लीजिए तो वो कुत्ते की तरह काट सकता है आपको, है ना। दूसरा उसका गला सूख रहा होगा, टेटुआ सूख रहा होगा एकदम, जब पेशाब लगती है तो, और पैर उसके अजीब सी त्रिविम आकृति में आ जाते हैं। उसको लगता है कि जो चीज़ मन से नहीं रुक रही है वो उसको बल से रोका जाए, है ना। तो वो बलात् उसे रोकने। वैसे ऐसा है, कुछ ऐसे ट्रिक्स आपको मालूम है क्या रोकने की? जैसे मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग पाँव अपने क्रॉस करके बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती। उससे कुछ नहीं होता नहीं है। हाँ, उससे कुछ नहीं होता है। वो नहीं उनको होता लगता है किसी चीज शारीरिक करने से कुछ नहीं होता, हाँ, मानसिक करने से होता है। आपको एकदम ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिजी करना है। आप जैसे अगर लग रहा है कि अब बेइज्जती हो जाएगी तो किसी से लड़ाई कर लीजिए, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि पूरा ध्यान, अगर मतलब गुलाब भाटिया से आदमी से लड़ाई मत कीजिएगा, नहीं तो पक्का ही हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नाभि को खुजाने से या कुछ नहीं होता है। नाभि को खुजाने से ताऊ दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब लघुशंका से निवारण भी हो सकता है, और जो दूसरे रास्ते से एयर इंडिया होता है वो भी हो सकता है। क्योंकि वो उससे क्या होता है, ईज आता है नर्व्स में। यहाँ पे अगर आप तोंद खुजा रहे हैं अपनी, तो उससे एक तरह का नर्वस, और यहाँ पे नर्व्स बहुत सारी इकट्ठा होती है नाभि के पास, तो उस ईज में फिर बखेड़ा हो सकता है। तो उसमें डाइवर्ट करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि केवल ब्लैडर नहीं भरा है, और ब्लैडर खाली नहीं होना चाहता है, ब्लैडर के साथ साथ माइंड भी चाहता है कि ब्लैडर खाली हो। तो सोच तो दिमाग ही रहा है ना कि लगी है बहुत ज़्यादा। दिमाग को अगर यकीन दिला दो कि कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, हाँ, तो वो कुछ समय के लिए चल सकता है। हालांकि दिमाग बहुत शातिर चीज़ है, वो घूम फिर कर पहुंच जाएगा कि यार ऐसा है, तुम ये सब बातें मत करो, दंगे वंगे से हमें पता है काहे कर रहे हो, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी तो सोचे कि हमको ये करना चाहिए ताकि इससे ध्यान हट जाए। कोई अलग दूसरा दिमाग थोड़ी है। उसी दिमाग ने आपको बताया है कि सुस्सू आई है ना, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, है ना, जोर की सुस्सू आई है। तो उसी दिमाग को आप बता रहे हैं कि नहीं,
लेट्स ट्रेन इट। अगर आप हवाई जहाज़ में नहीं हैं तो उपाय है, और अगर आप हवाई जहाज़ में हैं तो कोई उपाय नहीं है बहुत देर रोक पाने का। जाइए, खड़े हो जाइए, नॉक कर दीजिए, बुला लीजिए, एयर होस्टेस को बता दीजिए कि भाई साहब इमरजेंसी या है। दीदी है मेरी, अब नहीं, अब न रोक पाओ, हाँ। बहुत देर कोशिश अब कर। रुकेगा नहीं। और पैमाना- दूसरा, ऐसे लोगों को ना रोकना ही नहीं चाहिए। हाँ, दूसरा क्या है कि आप वेट क्यों कर रहे हैं? आशंका होते ही आप कम से कम क्यू में तो आगे होंगे। वो लोग सबसे बड़े लूर हैं जो बारिश में भीगते हुए कहते हैं कि यार छाता निकालो। अरे बारिश का मौसम है, बदरी की आशंका है, पहले से घर से रखे छाता हो। लेके निकलो। दूसरी बात, अगर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो पानी कम पिए। और खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और फिर वहां जाके शिकायत कर और रहे हैं 4 कि लाख का टिकट ले सकते हो तो एडल्ट डायपर्स भी ले सकते हो, जो पुरुष महिलाओं के सबके लिए आते हैं। पहिर के चलो, पहिर के चलो, 40 रुपये डायपर में अपनी बेइज्जती का नगाड़ा पिटवा लिया। अपना सम्मान पहिर के चलो। हाँ, ठीक है, तो मैं चिट्ठियों पे आऊँ उससे पहले स्टोरी बॉक्स का कल नया एपिसोड ये आने क्या वाला थे, है। बियर वालों को वैसे दिक्कत ज्यादा होती है सुसु की। हाँ, ये भी हो सकता अब है। बिजनेस क्लास में बैठ के बियर पी रहे थे, सोचिए। कई लोगों को लगता है कि बियर पिए नशा कम होगा, मारती है डिहाइड्रेट करके, इतना भयंकर कि नशा दुगना हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी मिल नहीं रहा हमारा है। एक चीज है, हमको कितना भी मुफ्त में दे दो ना, हम हवाई जहाज में नहीं पीना चाहते ना। क्यों उड़ते हुए नहीं, मतलब नहीं, उस समय जब ऑलरेडी उड़ रहा है तो और कितना उड़ रहा है आई भाई? एम ऑलरेडी हाई। वो क्या होता है, कुछ लोग ना टूट पड़ते हैं, हाँ, हाँ। और वो लोग देते भी 2 ही हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि किसी को 10 दे देते हैं। नहीं, बिजनेस क्लास में देते हैं। हाँ, बिजनेस क्लास में तो दे देंगे। बिजनेस क्लास का हमारा अनुभव लग रहा है तो रेजिस्ट बहुत करते हैं वो, है ना, कि ज्यादा पिलाने से वो भी नहीं चाहते हमारे यहाँ कोई पंगा हो। दूसरी बात, क्या पिला रहे हो, घटिया ही पिलाते हैं, है ना। तीसरी बात, खाना उनका बेहद ही खराब होता है। चाहे आप कोनो क्लास में चले जाइए, खाना का लेवल वही रहता है। अपन लगता है कि आप रोगी हैं, मुफ्त की नहीं पीते। आप बीमार और खाना बीमार। माले मुफ्त दिले बेरहम। ठीक है, तो इतवार को जमशेद की चिट्ठी आ रही है, और वो चिट्ठी है हकीम साहब की प्यारी जमुना पारी बकरी बकरुन निसा पर। वाह, उसके मज़ेदार किस्से हैं। बकरुन निसा बकरी का नाम है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा भी उन्होंने मुझे भेजा है पढ़ने के लिए। सफ़ेद बालों वाली बकरुन निसा जिसके भूरे चकत्ते थे, अपने बड़े बड़े कान हिलाते हुए पागुन करती तो हकीम साहब मुस्कुराकर देखते, जैसे कोई हसीन मोहतरा हकीम साहब का दिया पान चबा रही हो। वो जब पिछला पैर उठाकर खुर से गर्दन के पास खुजलाती तो उन्हें लगता कोई शोख हसीना अपने बालों की लटें कान के पीछे कर रही है। दोपहर के वक्त मोहल्ले में इठलाते हुए इधर उधर सींघें चलाने वाली बकरुन निसा की तरफ कोई छिछोरा बकरा आंख उठाकर भी देख लेता तो हकीम साहब उसे ताड़ लेते, और फिर सबकी नज़रें बचाकर बकरे के पास जाते और कान उमेट देते। हकीम साहब के पूरे ख़ानदान के मोबाइल की फ़ोटो गैलरी हकीम साहब की भेजी सेल्फीज से भरी थी, जिनमें हकीम साहब बकरुन निसा के साथ पाउट कर रहे थे। तो ये इसका एक अंश भर है, बाकी ये कहानी कल आने वाली है बकरुन निसा की। स्टोरी बॉक्स नाम से कहानियों का शो है जो जमशेद करते हैं हमारे यहाँ आज तक रेडियो पर। तो आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, जहाँ से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो, या आज तक की ऐप पे, वहाँ पे आप पुरानी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। अभी 30-35 मेरे ख्याल से वो कहानियाँ कर चुके हैं, और कहानियाँ तो कभी भी सुनी जा सकती हैं। रात में आप लगाएं और सुन के बताएं। जो लोग 3 ताल सुनते हैं वो उसे सुने और बताएं कि कैसा जा रहा है ये शो। अब मैं चिट्ठियों की ओर बढ़ता हूँ। पहली चिट्ठी है राहुल श्रीवास्तव की, पहली बार लिखा है इन्होंने। ये IRPS हैं, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिमी मध्य रेल, जबलपुर। नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज 2023 के पहले दिन मैंने पहली बार 3 ताल का 115वां एपिसोड सुना, और मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ मैंने मिस कर दिया था। शायद नए साल का सबसे अच्छा रेजोल्यूशन इस बार लिया है कि 3 ताल को नियमित सुनूंगा। खैर, अब से नियमित श्रोता बन गया हूं और पत्र भी लिखता रहूंगा। कृपया ग्रुप में शामिल करने का कष्ट करें। मैं भी 3 तालिया। जय हो। तो आप राहुल जी एक बार जो 9953323303 हमारा नंबर है, उस पर एक बार और लिख दें मैं भी 3 तालिया, तो आपका नंबर हम तक पहुंच जाएगा और हम आपको ऐड कर लेंगे। या आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं हमें। और आप आ गए हैं मतलब नए साल पे, तो बहुत आपका स्वागत है। और 3 ताल का कोई भी एपिसोड पुराना नहीं है। हाँ,
तो आप नए साल में सारे नए नए एपिसोड सुने, आपको आनंद आएगा। अगली एक गुमनाम टिप्पणी है छोटी सी कि एक बार ट्विटर स्पेस में की बातचीत में कोई पैरेलल ट्विटर स्पेस हो रहा था, चने के झाड़ का जिक्र हुआ तो ब्रूस वेन भाई बम्बई वाले कहने लगे कि चने के झाड़ पर चढ़ाना तो कोई हमसे सीखे। हमने 3 लोगों को ऐसा झाड़ पे चढ़ाया है कि वो लोग 2 साल से बैठकर एक पॉडकास्ट किए जा रहे हैं। वाह वाह। अगली चिट्ठी हम है। चने की झाड़ पे चढ़ने का एक फायदा होता है, गिरो तो चोट नहीं लगती। हाँ, और मतलब चने के झाड़ पे बैठना जमीन से जुड़ा हुआ झाड़ वही। अगली चिट्ठी है मिथुन कुमार की, गिरिडीह से, झारखंड से। इस बार 3 ताल सुनकर इस प्रकार की खुशी मिली जैसे सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये बढ़ाकर 5 रुपये कम कर दिए हों, या फिर अपना ही सामान कोई लुटेरा छीन के भाग जाए और सामान 2-3 घंटे बाद वापस मिल जाए। उसी तरह की खुशी इस बार 3 ताल में कान पकाने वाले डॉक्टर का प्रचार बंद होने पर मिली। इसके लिए 3 ताल के 115वें एपिसोड को एडिट करने वाले महाशय का कोटि कोटि धन्यवाद, और 3 ताल का ख्याल रखने वाली टीम को भी। बात यह है कि एडिट टीम ने कुछ किया नहीं है मिथुन भाई। एक विज्ञापन आ रहा था हमारे हर शो के पहले, आ रहा था, सिर्फ 3 ताल नहीं, आज तक रेडियो के हर शो के पहले, और वो विज्ञापन अब बंद हो गया है, या शायद उसकी जगह कोई और विज्ञापन आ रहा है, और वो विज्ञापन हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं कि वो कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। अब वो उसकी समय सीमा पूरी हो गई है तो वो अपने आप बंद हो गया। पर बहुत शुक्रिया आपका, मैं समझ सकता हूँ कि 3 तालियों के राह से एक रोड़ा मिट गया। एक ऑडियो चिट्ठी आई है और इन्होंने अपना नाम बताया है कहानियों का शर्लॉक, तो मैं ये चिट्ठी प्ले कर रहा हूँ। 3 ताल के अमर अकबर एंथोनी को जय हो जय हो जय हो। हम वही साइलेंट लिसनर हैं जिनके बारे में सरदार हमेशा बोला करते हैं कि चिट्ठी लिखा करिए। बहुत दिन से दिल में ये आस भरी हुई थी कि हमारी चिट्ठी भी अंत में बोली जाए, लेकिन मोई ये आलस का मकड़ी जाल ऐसा जकड़ा हुआ था कि क्या ही बताएं। लेकिन पिछले से पिछले एपिसोड में एक ऐसी बात उठ गई कि हमने सोच लिया कि आओ ये मुहिम तो उठानी पड़ेगी। हमने झाड़ू उठाई और दीवार पे लगा ये जाला साफ कर दिया। अच्छा, पहले तो हम ऐसे ही टेक्स्ट भेजने वाले थे, फिर एपिसोड में ये बात उठी कि बड़े दिन से ये ऑडियो चिट्ठी नहीं आई है कोई, तो हमने सोचा आओ ये जिम्मा इन नाजुक कंधों पे उठा लिया जाए। तो आते हैं अब सीधा एक किस्से पे। किस्सा शुरू होता है उस काल से जब चीन में किसी ने चमगादड़ खा के हक दिया था पूरी दुनिया पे। हम घर पर अपनी अम्मा के साथ रहा करते थे। अब सारी अम्माओं की तरह हमारी अम्मा ने भी सोचा होगा कहाँ लड़के किचन के 9 रसों से उसे अवगत कराया जाए। थोड़ा हमारा आलस भी रहा होगा कि अब मैगी का श्रृंगार रस तो जान ही लिया है, और बाकी स्विगी जोमेटो का अद्भुत रस तो पता ही है। अब घर वाले चले गए हमारी जन्मभूमि हरदोई थोड़े दिनों के लिए, और लग गया लॉकडाउन और सब लोग वहीं रह गए। अब कैसे तैसे करके हमने पहला लॉकडाउन मैगी खा के इसी आस में बिता दिया कि अगली बार तक तो अम्मा आई जाएंगी, फिर चटकारे ले लेके बढ़िया खाएंगे। लेकिन एक लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन, फिर तीसरा, तो हमने फिर से अपने नाजुक कंधों पे ये जिम्मा उठा ही लिया। हमने कहा देखे ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो इंजीनियरिंग से ज्यादा मुश्किल होगी। फिर सब्सक्राइब करे गए वहीं खाने वाले सारे चैनल, और देख देख के मौज ही आ गई। और अपनी सारी महिला मित्रों से घर में रखे हुए मसालों की ली गई जानकारी, और हफ्ते भर में जो अंदर से उभरता हुआ रणबीर ब्रार निकला, वाह 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 दादा क्या ही बताएं। अंदर सारे चक्रास खुल गए। मोक्ष तो उसी दिन मिल गया था, जीवन में बस मुक्ति पाने की तलाश है बस। उसी बीच में एक डिश का कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते करते पता नहीं क्या बन गई, जिसको हमने नाम दिया बाद में नशीले छोले। उसको बनाया होगा भरी दोपहर में 1 बजे, खाया होगा करीबन 2 से 2:30 बजे, और खा के ऐसा सोए कि अगले दिन उठे दोपहर 12 बजे। उठ के सोच रहे हैं यार ये इतनी रात को 12 बजे धूप कैसे निकली हुई है। फिर बाद में देखा अरे कैलेंडर से एक दिन ही गायब हो गया। बस अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा आई लव यू। बाकी सरदार और ताऊ के लिए आई हैव अ सिग्निफिकेंट क्रश ऑन यू गाइस। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये कहानियों का शर्लॉक यार, ये नशीले छोले का रेसिपी किधर मिलेगा? हाँ, ये रेसिपी कहाँ है? तो मतलब ये बीच में आया था ना, वो कौन सा सिनेमा था, लव शब्द चिकन खुराना। हाँ हाँ, हम भी सोच रहे हैं कि फ्राइडे को 1:30 बजे बनाएं, 3:30 बजे खाएं, फिर संडे कैलेंडर से एक पन्ना गायब हो जाए बस।
ओ भाई साहब, मोक्ष मिल गया, खाली मुक्ति बाकी है। अंदाज इनका ना पढ़ने का वही है, एकदम हरदोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई बहुत साहब। बढ़िया। और मतलब रस भरी चिट्ठी है। हम्म। तो आप लिखने के बजाय आप ऑडियो चिट्ठी ही भेजिए। हाँ, कलाकार आदमी है, हाँ हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं बिल्कुल। हाँ। अगली चिट्ठी है ये हस्तलिखित है, बेंगलुरु से आई है और एक बड़े होटल ब्रांच का नीचे लोगो भी है, जिस कागज़ पे ये इन्होंने लिख के भेजी है। और इसमें लिखा है, अभिषेक कुमार इनका नाम है। इसमें लिखा है, बाबा, ताऊ और सरदार को राम राम। ये मेरा पहला पत्र है। सोचा बचपन में एक बार बेस्ट हिंदी हैंडराइटिंग का पुरस्कार मिला था तो हिंदी में ही लिखूं। हाँ, बहुत बढ़िया। हम अभी कहने जा रहे थे कि यार लिखा बहुत नपा तुला है। हाँ, 10 साल बाद लिख रहा हूँ हिंदी में कुछ, तो भूल चूक माफ़ कीजिए। 3 ताल से मेरा परिचय शुभम गौर की वजह से हुआ और तब से मैं 3 ताल से ऑब्सेस्ड हूँ। आप तीनों को सुनकर ऐसा लगता है कि मित्र गणों में बैठकर चाय पर चर्चा कर रहे हैं। एक एपिसोड में सरदार ने बाबा के नाचने की बात की तो लगा बाबा तो एकदम पार्टी एनिमल की तरह क्लब बंद होने तक नाचते होंगे। वहीं ताऊ शायद सीट पर बैठे अपनी ड्रिंक का आनंद लेते होंगे और सरदार को नाचने के लिए 2 पैग लगते होंगे। बहुत पारखी है बेटा। अपना परिचय तो दिया ही नहीं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं भी बेंगलुरु में कार्यरत हूँ। पैदाइश जयपुर की है और माता पिता बांका बिहार से आकर यहाँ बस गए थे मेरे जन्म से भाई पहले। साहब, जहाँ से हमने खच्चर उठाया था ये वही का सिनेमा लेके बैंगलोर तक जा चुके हैं। महेंद्र टाकीज, जानकी टाकीज के निवासी हैं। एपिसोड 115 में खाने पर बात हुई तो शाखा के ब्रेड छोले और शरद पूर्णिमा की खीर की यादें ताज़ा हो गईं। बचपन में जब दादी के घर जाना होता था तो सत्तू खाते थे। हमारी दादी उनके छोटे खिलौने जैसी आकृतियाँ बनाती थीं और हम सब चाव से खाते थे। चिरई चौवा। हाँ, और कभी खेत की तरफ जाना होता था तो वही साना हुआ सत्तू कलेवे में ले जाते थे। हमारे घर में कभी तरबूज नमक से नहीं खाते क्योंकि पिताजी का कहना है कि उससे तरबूज के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इस पर बाबा थोड़ा प्रकाश डालें क्योंकि लगता तो बहुत स्वादिष्ट है नमक संग तरबूज। जयपुर में पानी पूरी को पतासी कहते हैं और बेंगलुरु में यहाँ के स्थानीय लोग पानी पूरी में गर्म पानी डालते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पत्र लंबा हो गया, काफ़ी समय बाद पत्र लिखा। बचपन में पिताजी बोलते थे और हम लिखते थे तो याद आ गया वो सब भी। दोबारा लिखूंगा और पुराने एपिसोड सुन करके। जय हो, अभिषेक कुमार, बेंगलुरु। तो भैया, तरबूज में नमक का कोई वैर नहीं है। तरबूज से नमक का केवल एक वैर है कि तरबूज में अगर आप नमक लगा देंगे तो तरबूज बाह्य परासरण के द्वारा बहुत सारा पानी मुक्त कर देगा। पानी हो जाए, बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। तो इतना मतलब शर्मसार तरबूज खाते हुए 90% शायद पानी होता है। हाँ, तो पानी ही है और थोड़ा सा उसमें फाइबर है। और दही में बल्कि नमक मिलाना जो है वो बहुत उचित नहीं है। लेकिन पाचन के लिए उचित है, दही के लिए गलत है। दही के बैक्टीरियाज में मौत का तांडव शुरू हो जाता है अगर आप उसमें नमक मिलाते हैं तो वो बैक्टीरिया मरने लगते हैं। तो जितना प्रोबायोटिक बेनिफिट आपको दही का मिलना है उतना मिलता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसमें ज़ीरा और काला नमक मिला रहे होते हैं तो वो जो बैक्टीरिया मरा होता है उसको वो पूरा कर देते हैं कि भाई चलो कौनो बात नहीं, बैक्टीरिया मर गए, हम तो हैं, उनके सहारे क्यों खा रहे हो मुझे। तो दही सबसे अच्छा होता है कि आप उसमें बिना शर्करा या नमक मिलाए हुए उसको खाएं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जब आप उसमें दही में मिलाएंगे तो उसमें भी वही संकट है कि बाह्य परासरण और बैक्टीरिया जो है तमाम सारे जो है उसमें उसकी सेल्स मतलब पानी छुलछुला देती हैं। तो इस वजह से वो बैक्टीरिया का नुकसान हो जाता है। तो दही को कहते हैं कि उसके रेगुलर नेचुरल टेस्ट में ही उसको खाना चाहिए। लेकिन स्वाद का क्या कीजिएगा, जब दही छौंके में जा रहा है, तरी में जा रहा है तो। और स्वाद भी तो कोई चीज़ है, बकरी थोड़ी है भाई साहब कि घास खाने लग जाएंगे। तो गोलगप्पे के पानी से मैं अग्री करता हूँ। हाँ, गरम ये जो गरम पानी डाल के गोलगप्पा अब ठंडा भी हो गया। पहले गोलगप्पे का पानी ना ताज़ा होता था, ठंडा और गर्म नहीं होता था। अब चूंकि ये लोग यहाँ पे बर्फ डाल के देते हैं तो वो ठंडा कर देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। गोलगप्पे का पानी लेकिन गर्मी में नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। गर्मी में मतलब पहले तो एसी कोई हिसाब नहीं, ना गाड़ी एसी ना घर एसी। तो आप गर्मी के शाम को निकले हुए हैं, मार्केट में आ गए हैं, आप घर से अपना चल लग के जहाँ से जो काम कर रहे थे, तो 6:30 बजे 7 बजे के करीब वो जो ठंडे पानी का बतासा होता है, पर वो जो ठंडा होता है ना, वो घड़ा, उसमें पड़ा पुदीना,
पुदीना हाँ, और वो आम उसमें पड़ा हुआ, जो ये सारी खट- चीजों से जो इमली, नेचुरल ठंडा। इमली हाँ, नेचुरली वो ठंडा होता था। अब बहुत नींबू वीबू गारा बहुत हुआ। ज्यादा ठंडा दे देते हैं, वो भी मजा नहीं आता। और ना ही गर्म तो मैंने इमेजिन नहीं कर सकता, नहीं, अभी गरम तो हम तक ट्राई नहीं सोच करके किया। हम तो ठेला छोड़ भाग जाएंगे, मुकदमा अलग करा देंगे ना, मतलब फूड कोर्ट में जाके मुकदमा कर देंगे कि ये खाने में अपशिष्ट मिलाता है। तो अगली चिट्ठी लिखते रहिए आप अभिषेक, आपकी हैंडराइटिंग अभी भी बहुत अच्छी है। और इतनी ही किसी को खुरखुंद है कि गोलगप्पे को गरमाइश देनी है तो उसमें जैतून का तेल मिला करके उसका रसा स्वादन किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल जिसे हम लोग कहते हैं, हमारा पारिभाषिक शब्द है। इस ऑलिव ऑयल का तेल से कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी समझदार लोग मिलाते हैं। इसमें जो होटल का ठप्पा है ना कागज में, जी, एक कारण यह भी है लिखने का। आजकल ना कहीं जाओ आपको वो नहीं मिलता जो एक अच्छे होटल में मिलता है। वहाँ पे एक तरतीब से कलम रखी होती है, कागज और रखा होता कागज है। रखा होता है। कभी कभी जी करता है कि यार कुछ ना कुछ लिख ही कुछ तो डालते लिख ही हैं, दे। लिख डालते हैं यार। तो अगली चिट्ठी है विजय त्यागी, गांव भादौली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201-206। तो ये भी शायद पहली बार लिख रहे हैं। जय हो ताऊ बाबा और सरदार, आप तीनों को सादर प्रणाम। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैंने 3 ताल 100वें एपिसोड से सुनना शुरू किया। 3 ताल पॉडकास्ट में जो अनफिल्टर्ड डिस्कशन होता है वो इसकी आत्मा है। मैं आज तक न्यूज़ वेबसाइट का भी रेगुलर पाठक हूँ और कम से कम 10 बार न्यूज़ वेबसाइट पर जाता हूँ। इसी क्रम में एक दिन मैं आज तक न्यूज़ पढ़ रहा था तो 3 ताल के 100वें एपिसोड का ऐड दिखा और लिंक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ और सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। अब तक 100 से लेकर करंट तक के सभी और बैक में 68वें एपिसोड सब सुन डाले हैं। ये अद्भुत है। मैं आपको अपनी दादी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। गांव में दूध घी का काम मेरी दादी ही करती थी। उनका काम बाल्टी में घेर से आए दूध को गर्म करने से लेकर वितरण करना, इसमें बहुत सारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शब्दावलियाँ हैं। घेर से आए दूध को गर्म करने से लेकर वितरण करना और शाम को दही और घी बनाना जमाना होता था और उस पर उनका फुल कंट्रोल था। दादी दूध को गर्म करने के लिए हंडिया में रखती थी और हंडिया को बरोसी यानी उपले की आग में रखकर दूध को गर्म किया जाता था, तो उससे मलाई मोटी आती थी और दूध एकदम लाल हो जाता था। शाम को लाल दूध हम लोगों के लोहे के पले, ये होता है कटोरी के आकार का हैंडल लगा हुआ बर्तन, लोहे के पले से नापकर वो हमको मिलता था। पर हमारे चाचा का इससे काम नहीं चलता था। उन्होंने एक्स्ट्रा दूध पीने की एक तरकीब निकाली। चाचा ने गेहूं की बाली तोड़कर उसकी नली का प्रयोग हंडिया से बिना मलाई तोड़े साइड से दूध पीने में करने लगे वो, जिससे दादी को बिना पता लगे दूध कम होने लगा भगोने में से। दादी ने सबसे पहले सभी से पूछा कि सबने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कैसे हुआ। चाचा ने यहाँ तक कह दिया कि हो सकता है भूत आकर पी जाता हो। फिर दादी ने एक तरकीब सोची और एक दिन दोपहरी में दूध को रसोई में रखकर अपनी खाट पर मच्छरदानी लगाकर उसमें तकिए से ऐसा बनाया कि दादी एक करवट लेकर सो रही हैं और भीत की ओट में छुपकर बैठ गईं। भीत भी बहुत ही वेस्ट यूपी का शब्द है, यानी कि एक आड़, मच्छरदानी, तकिए की एक आड़ बंकर टाइप का बना लिया और वहाँ वो बैठ गईं। अब चाचा को तो चोरी से दूध पीने की लत थी, तो सो वो आए अपना वज्र लेकर वज्र कितना सुंदर प्रयोग है यहाँ, और पीने लगे दूध। तभी दादी ने ये देख लिया और फिर उन्होंने चाचा को जो भूत बनाया वो हमें आज भी याद है। खैर, ये संयुक्त परिवारों की खूबसूरती होती है और मैं संयुक्त परिवार को एंजॉय करता हूँ। लिखने को बहुत कुछ है पर चिट्ठी लंबी हो जाएगी। बहुत दिनों से लिखने की कोशिश कर रहा था पर संकोच था। जय हो। विजय त्यागी, गांव भादौली, गाजियाबाद। हम तो यही दुधावा के दूध की बात करते रहते हैं अक्सर, गुलाबी दूध, हाँ, खुद की मिठास वाला। लेकिन इसमें एक हैक है, मतलब पकड़ने का, कि दूध जो है आप कितना भी उसको करें, उसमें गेहूं का तिनका डाल करके और खींचने की स्ट्रॉ, बेसिकली मलाई क्या है, लप जाती है, थोड़ी सिकुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो कोर तो पकड़े हैं चारों तरफ, जैसे सर्कस में वो जो जाला बांधा जाता था उस तरह से वो चारों तरफ पकड़े हुए एकदम मजबूती से, लेकिन नीचे दूध भी उसको संभाले हुए है और वो दूध को संभाले, दूध बाहर नहीं आता था। मलाई थोड़ा बहुत मटका हिलने पे दूध बाहर नहीं आता था, इतना बढ़िया पकड़ रहती थी सील एक तरफ से। लेकिन नीचे से दूध अगर काफ़ी कम हो जाएगा ना तो लफ जाती थी। नहीं, चाचा हिसाब रखते होंगे ना। हाँ। चाचा जो है
इस मामले चाचा बहुत 3-4 जगह स्ट्रॉ माहिरीन- घुसाते होंगे। माहिरीन थे नहीं एक ही जगह घुसा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ही जगह घुसा पर उतना ही निकाल सकते हो जितने में कि वो लफे नहीं। लफे नहीं। पकड़े फिर भी गए, ये कमाल की चीज है। तो मतलब तो दादी भी तो दादी का भी तो दादी- देखिए। हाँ, भैया माँ और सनीमा पकड़ा जाना। अगली चिट्ठी और नाम पता चिट्ठी में ही है। मैं पड़ोसी ही हूँ आपका, मेरा नाम शिलेश है। मैं फ़िलहाल क्रिएटिव गागा में डिज़ाइन मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ और फिल्म सिटी नोएडा से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वास करता हूँ। आयुष्कारी यूट्यूब चैनल के होस्ट, उनके सुझाव पर पहली बार मुझे 3 ताल का नवीनतम प्रसंग 115 के बारे में मालूम हुआ और वो मैंने सुना। सुनते ही मुग्ध हो गया और सब काम छोड़कर रजाई में पैर डाले और बातों में अंतर्ध्यान हो गया। भोजन भी सुनते सुनते ही ग्रहण किया, पर चूंकि भोजन पर ही बात हो रही थी तो मेरे बनाए आलू जीरा और भी स्वादिष्ट लगने लगे। बता दूं कि जिक्र किए गए हर व्यंजन को मैंने लिख लिया है और अब 2023 में सभी व्यंजनों को बनाकर चखने की ठानी है। बाकी रसावल 2.5 किलोमीटर दूर हो। हाँ, सत्य के प्रयोग में बाकी लोगों को भी साक्षी रखें। और कैसे पता चलेगा आपके आलू जीरा के बारे में? हाँ, बाकी रसावल का नाम सुनते ही गांव की याद आ गई। वैसे मेरा गांव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले के करहल रोड पर एक्सप्रेसवे से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कई दिनों से बस ऐसा ही मन था कि कोई बोलता जाए और मैं सुनता जाऊं। प्रेमिका से भी बातों में रस नहीं आ रहा था। बड़े उबा देने वाले दिन गुजर रहे थे, पर आज मन को सुकून मिला। अरे करहल से किधर गाँव तुम हो? किसने क्या हो का? हैं? 10 किलोमीटर दक्षिण। हाँ, तो वही इसी हिसाब से बता रहे हैं। आप जहाँ जाते हैं वो 10 किलोमीटर उत्तर है शायद। ना दक्षिण है, हाँ वो उतर के है ना। ओके। तो इन्होंने ये भी कहा कि समोसे जो आए थे वो तो उत्तर से आए थे। वो उत्तर से आए थे। इन्होंने वो दुकान का नाम याद नहीं आ रहा, समोसे वाले कंटाप हैं वो। अच्छा, मैनपुरी। हाँ, समोसे और ये आपका कलाकंद। अच्छा, तो इन्होंने ये भी कहा है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के इच्छुक हैं। बिल्कुल, आप 9953323303 पर एक बार मैं भी 3 तालियाँ ऐसा लिख के मैसेज कर दीजिए। आप ईमेल कर दीजिए अपने नंबर के साथ radio@aajtak.com पर और हम आपको ऐड कर लेंगे। शिलेश हैं ये नोएडा से, और मठा के आलू बनाइए तो ज़रूर भिजवाइए। बिल्कुल गुरु, बहुत बढ़िया लिखा आपने, पत्र लिखा। और 3 ताल के और एपिसोड भी सुने, तो खाने के अलावा भी और भी खजाने हैं 3 ताल में। और अगली बार पत्र लिखें तो गांव जरूर बताइए कहाँ है। हाँ, अगली चिट्ठी है मोहम्मद सूफियान अवध के किनारे से, फ़िलहाल रियाद, सऊदी अरब। सभी 3 तालियों को सलाम, बाबा ताऊ सरदार को आदाब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे जैसे हम हैं। अपनी पहली चिट्ठी सरदार की ज़ुबान से सुनी और बाबा ताऊ की टिप्पणी से जो आनंद मिला उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की को लव लेटर दिया हो और वो अपनी 2 सहेलियों के साथ पढ़ रही हो। आय हाय। पिछले एपिसोड में पड़ोसी देश की बात हुई कि तोहफे में मिली घड़ी बिकते बिकते उन्हीं के पास पहुंच गई जिसने दी थी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो चुका है, बस हमने बेचा नहीं था। मेरी एक प्रेमिका ने मुझे सोनाटा की घड़ी गिफ्ट की थी, जिसको बांधकर हम उन्नाव के पूर्वा में कंप्लेन करने गए थे कस्टमर के यहाँ, और कस्टमर के घर पे ही घड़ी छूट गई। जब लखनऊ पहुँचे तो याद आया कि घड़ी छूट गई है। हमने फ़ोन किया और बताया कि मेरी घड़ी आपके पास रह गई है, हम 2 दिन बाद आएंगे, वापस कर दीजिएगा। फिर जब वापस घड़ी लेने पहुंचे तो पता चला कि घड़ी जीजा जी बांध कर चले गए हैं। हमारे नहीं, कस्टमर साहब के जीजा जी। जीजा जी को फ़ोन किया गया तो उन्होंने बताया कि उनका भांजा घर आया था, तो उसने मेरे हाथ से घड़ी खोल ली और बोला कि अब तो इसको लेकर ही जाएंगे। हम भी रोक नहीं पाए क्योंकि फ्री का था। अब हम समझ चुके थे कि घड़ी नहीं मिलने वाली है। कहानी यहाँ से है कि वो भांजा हमारी प्रेमिका का दोस्त था और उनके ही स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वो उनके घर जा पहुंचा कुछ काम से, और उसके हाथ में वही घड़ी थी जो हमको मिली थी। उस घड़ी को मैडम से ज़्यादा उनकी मम्मी देख रही थी, क्योंकि ये घड़ी वो पहले ही मैडम के स्कूल बैग में देख चुकी थी। तो मम्मी को लगा कि यही वो लड़का है। उसके इतना ट्विस्ट। बहुत सही। उसके जाने के बाद मैडम की कुटाई हो गई। जब कुटाई हुई तब नाम हमारा भी सामने आया और फिर सब कुछ बदल चुका था। जो कुछ समय पहले तक फ्यूचर की पत्नी थी वो अब पूर्व प्रेमिका हो चुकी थी और वर्तमान में सिंगल हो गई थी। अब हमको समझ में आ गया है कि दुनिया गोल है। जय हो। बहुत बढ़िया था वो, एकदम एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। हाँ। लेकिन सडनली अच्छा, हमको लग रहा था कि ये घर वाले जो है ना, हाँ,
इनको बना रहे थे कि नहीं जीजा पहन गए, अभी मुझे जीजा भी अभी बता लगा रहे क्योंकि जीजा का भांजा हैं। हाँ हाँ क्या होता है, ये तो अजीब है ना। हाँ, काफी मतलब काफी कन्विंसिंग नहीं है ये रिश्ता। जीजा का भांजा जो इनको चला ये रहे ताऊ थे। जो आज गजब ले आए हैं ना 3 ताल में। हाँ, गजब बहुत कलेजा बढ़िया काटे है, हुए हैं। एकदम ठंड के हिसाब से। हाँ अगली चिट्ठी रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। मेरे तन्हा समय के 3 दोस्त ताऊ, बाबा और कुलदीप जी को नमस्कार। पिछले प्रसारण में ताऊ की ओर से तथाकथित धर्म के ठेकेदारों पर और बाबा के विचार उस पर सुने हमने, वो हमें बहुत अच्छे लगे। इन ठेकेदारों के पास ना ज्ञान है ना बोलने की भाषा, कुछ भी कहीं भी बोलकर नफरत फैलाना ही इनका मकसद है। प्रसारण के दूसरे भाग में, अच्छा ये रेडियो के पुराने लिसनर हैं तो ये प्रसारण कहते हैं हर एपिसोड को। हाँ, इसके पहले प्रसंग बोला गया। हाँ, उसके पहले काफी एपिसोड को। हाँ, प्रसारण के दूसरे भाग में जो भारतीय सिनेमा के हास्य कलाकारों का चरित्र चित्रण सुनने को मिला वो अद्भुत था। आप तीनों से नए पुराने एक भी कलाकार नहीं छूटे, ये बहुत अच्छा रहा। इनके बिना फिल्में उबाऊ लगने लगती हैं, तभी तो हीरो हों या चरित्र कलाकार सब इसमें रंग जाते हैं। वैसे मैं पुराने कलाकार उत्पल दत्त की खामोश कॉमेडी का कायल हूँ। वाह। 3 ताल प्रसारण तो इस साल सारे ही कर्णप्रिय थे, पर 100वें एपिसोड का प्रसारण का तो जवाब नहीं, क्योंकि वो पहली बार मैं जीवंत देख पाया। इसके बाद गालियों पर जो सुना, उसके अलावा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का पलटू राम के नाम से जो प्रसारण में ताऊ की कविता आई, जिसको सुनते हुए मेरा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था कि रात भर बंधल रहे अचरा के कोरे, पलट गए बालम भोरे भोरे। सब हंसे और हमारी मैडम बोली, कमलेश जी तो भोजपुरिया लागत बाड़े जी। बहुत अच्छा लगा। 2023 यानी नए साल का शुभारंभ हुआ, सब अपने में व्यस्त थे, पर इस साल मैंने एक अलग अंदाज में नए साल का आनंद लिया। मेरा नवनिर्मित मकान के जो लेबर जो बंगाल से आए हैं, उनके साथ मैंने अपने यहाँ के व्यंजन लिट्टी चोखा बनाया, उन्हीं के साथ और उन्हीं के साथ खाया। बहुत बढ़िया। वो उनके क्या लिए बात। एकदम नया था। बस नववर्ष की मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ इस पत्र को विराम देता हूँ। जय हो। रामजी ओझा, बेहिया, भोजपुर, बिहार। राम जी भाई, कमाल ये है कि आपने जो आपके यहाँ का लेबर है उसके साथ नया साल मनाया। हाँ। क्या खाया गया क्या नहीं खाया गया ये गौल है। लोग हमेशा चमकते दमकते दोस्तों जानने वालों की तरफ लपकते हैं, या वो जगहों की दिन भी ऐसा होता है, आदमी चाहते हैं कि जहाँ ज्यादा चमक हो तरफ। हाँ, वहाँ जाया जाए। क्योंकि बताना भी होता है ना कि का कि है नए साल पे क्या हम कल लखनऊ गए रेनुमा भैया पाले जौन है उनका बड़ा वाला लड़का मतलब डिस्को में नाच होती रहा, जान लो कि कुल एकदम फर्श भीज गए है हुआ। हाँ, जौन इतना मनाई पियते रहे खाते रहे, नाच भा रात जान लो कोहरा इतना रहा, तहनो 2:30 बजे हम लोग निकले। तो वो कथाएं कैसे बताएंगे, ये बहुत ही अलौकिक है। देहरादून में सन 2004 या 5 की बात है, हम होली मना रहे थे और जहाँ पे हम अपने मित्रों के घर में रुके हुए थे, मेन रोड पे ही घर था लगभग, वहाँ से थोड़ा सा हट करके आगे एक भूसे की टाल थी, बड़ा सा गोदाम टीन का बना हुआ जिसमें भूसा भरा रहता था। लोग वहाँ से रोज़ के इस्तेमाल के लिए भूसा खरीद के ले आते थे। शाम हो चुकी थी और रंग वाला होली ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ पे बैठ के 2 मजदूर भोजपुरी में होली के गीत गा रहे थे। उनको एक सलाई भर रंग भी लगा नहीं था। तो ये समझ में आया कि ये परदेश में आके काम करने वाले वो मजदूर हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, भूसा तौलने बेचने का काम करते हैं, और इनको शायद छुट्टी नहीं मिली या साधन नहीं मिला, ये अपने घर होली पे नहीं जा पाए, या ये छठ पे ही जाते होंगे, होली पे नहीं जाते होंगे। तो ये सोचा, फिर हम लोग गए, उनसे बैठ के कुछ देर गीत सुने गए, उनसे गले मिले। हम लोग के पास जो भी तरल और ठोस था वो सब उनके साथ साझा किया और हम लोगों ने भूसे से होली खेली। अरे वाह। तो खूब भूसा मार मार के एक दूसरे को, वो बात अलग है कि 2-3 घंटा उसके बाद पीठ और टांगें पूरी तरह खुजाई। भूस के क्या है, भूस के ढेर में राई का दाना ना ना मिली तो, है ना। हाँ, तो लेकिन भूसा जाना जाता है खुजली के लिए। हाँ,
तो लेकिन खेला खूब उसको खुजली नहीं बोलते, उसको कुटकुटाना। और घी लगा के शांत हुआ वो, हाँ, घी लगा के ही शांत हुआ। लेकिन उस दिन उतनी खुजली नहीं हुई जितनी संतोष हुआ। हाँ। दूसरा क्या है कि अपने को ट्रक में गांव से जब गेहूं की कतराई के बाद भूसा आता था तो ट्रक में ऊपर चढ़ के और मुंह, गर्दन, कान, आँख, नाक सब कवर करके केवल आंखें जरा जरा सी गमछे से बाहर देख रही हैं, और हम लोग एक बांस भूसे में गाड़ के और उसको खूब जोर जोर से पैरों से भूसे को कचरते थे। तो उससे क्या होता था कि जो भूसा अभी मिनी ट्रक में 10 कुंटल भरा है, वो बैठ कर उसमें आप 8 कुंटल भूसा और भर सकते हैं अगर आप कचरेंगे। और जो ट्रैक्टर के दोनों तरफ लटके होते हैं, नहीं, वो हम लोग क्या, तो वो नहीं होता था, वो तो 23 कुंटल वाली ट्रॉली होती है। कितने होते हैं भाई, कितना 23 से भूसा 25 चाहते हो आप कुंटल। एक ही बार में ले जाना? कम से कम 23 से 25 कुंटल भूसा एक बार में, लेकिन वो तो मतलब रोड पे पूरा ताजिया होता है। हाँ, और उसके ड्राइवर को ये पता नहीं होता कि उसके पीछे क्या हो रहा है। हाँ, लोग उसका अंदाजा साइड मिरर लगाते से हैं, क्या उसको दिखेगा? कुछ नहीं। उसको केवल भविष्य दिखता है। उसको ये कॉन्फिडेंस भी होता है कि ट्रक मारेगी कि ट्रेन मार देगी, इतना भूसा भरा है ना, शॉक अब्जॉर्बर तो उसका नेचुरल है। वो तो परमाणु बम में भी सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो वो अगली, लेकिन कचर के बैठाया जाता है ना हाँ। उसको। हाँ, तो बांस पकड़ के हम लोग कचरते थे तो भूसा उससे बैठता था, फिर खैंची से और भूसा पकड़ता था, फिर कचरते थे। तो भूसे में रहने का अभ्यास रहा, इसलिए अपने को बहुत तकलीफ नहीं हुई। लेकिन उन्होंने बताई वो चोखा बाटी वाली बात, हाँ, मन भी तो कर वो गया सहसा चोखा वो बाटी खाने का। प्रसन्न भूसे से ये भी याद है, बहुत लोगों के दिमाग में भूसा भरा होता है, कुटकुटाता नहीं है तो क्या कचर के भरा गया था। कि कोई बांस लेके नहीं, वो दरअसल कचरा गया है, कचर के भरा है भूसा। हाँ, वो है तो बिल्कुल। अगली आखिरी चिट्ठी आज की, वो है सार्थक की। बाबा, ताऊ और सरदार को जय हो, जय हो, जय हो। मैं सार्थक, आयु 21 वर्ष, मेरा नाम में अपनों ने उर्फ लगाया है, ऑल्सो नोन एज बॉर्न वीटा। थैंक्स ताऊ फॉर द न्यू नेम, विल यूज़ एक्सटेंसिवली फ्रॉम नाउ ऑन। एंड स्पॉइलर अलर्ट, मैं जब भी घर जाता हूँ तो बॉर्नवीटा ही पीता हूँ। अभी मैंने हॉर्लिक्स पर शिफ्ट किया है, पर वो तो सेम ही होता है। नो डिफरेंस एट ऑल लिखा है इन बाबाज एक्सेंट, तो वो नो डिफरेंस एट ऑल जैसे आप बोलते हैं वैसे सुन लीजिए। पिछले हफ्ते हाइजीन और फूड एक्सपेरिमेंट पर चर्चा हुई, तो सर्वप्रथम हाइजीन पर बात करना चाहता हूँ। ये थोड़ा पहले की आई हुई चिट्ठी है, 1-2 वीक पिछले वाले उस पर। वाकई हमारे हाइजीन के नए क्राइटेरिया थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए हैं हमारे धरती के वेलबींग से। हम पहले से ज़्यादा पानी और पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड हम प्लास्टिक के रिसाइकलिंग में भी खासी प्रगति करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक बात मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मेरा शहर वीटा पिछले 6-7 सालों से भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट ईयर हम पूरे भारत के 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर थे। इस साल थोड़ा क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट होने के कारण से हमारा नंबर गिरकर 6 आ गया। हमारे यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट अब तक शुरू नहीं हुआ है, इस वजह से नंबर थोड़े कम हुए। कोई बात नहीं, कुछ सालों में हम फिर से फर्स्ट नंबर हासिल करेंगे। फूड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात हुई तो मेरी आई एक पदार्थ बनाती हैं, रोटी के नूडल्स। उसमें बची हुई रोटी के लंबे टुकड़े करके बस थोड़ा तेल, तीखा और जीरा मोहरी के साथ छौंक दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन स्वाद लगता है उसका। ये कोई बनाई हुई रेसिपी नहीं है, आई ने यूट्यूब पर देखकर ये रेसिपी बनाई और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। एक सजेशन और है आप लोगों के लिए, मैं भी पुराने एपिसोड सुन रहा हूँ, उसमें एपिसोड नंबर 78 या 79 में होमो सेपियंस किताब पर हल्की सी बात हुई। मैंने भी वो किताब, युवाल नोआ हरारी की किताब की जिक्र कर रहे हैं, मैंने भी वो किताब पढ़ी है। हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं, हाँ। बल्कि 2 बार या 3 बार चर्चा हुई है तो उस उस पे। और वो मेरी सबसे फेवरेट इंग्लिश किताब है हैरी पॉटर के बाद। तो उस किताब के बारे में एक गहन चर्चा आप सबसे चाहता हूँ। आई विल रेफर दिस बुक एज अ मस्ट रीड फॉर एवरी मॉडर्न सिटीजन ऑफ दिस ग्लोबल। वन मोर सजेशन टू तीन ताल टीम, आप तीन ताल के वीडियो माध्यम का कुछ प्रबंध अगर कर सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि कुछ मोमेंट्स के समय अगर वीडियो होगा तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा लिसनर्स को। शायद इनको नहीं पता है, पर अपन वीडियो भी अब कर रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, और पूरा एपिसोड यूट्यूब पे जाता है वीडियो में। और होमो सेपियंस पे हम लोगों ने लंबी बातचीत की है, और होमो सेपियंस के टक्कर की और ज़्यादा वैज्ञानिक अकादमिक किताब जो है वो अर्ली इंडियंस है, अपने जोसेफ बाबू की, टोनी जोसेफ, उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया। तो मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, दोनों का मूल्यांकन हम लोगों ने किया था। आप तीन ताल के पूर्ववर्ती एपिसोड्स में गोता लगाएं,
आपको वहाँ पे बॉर्नवीटा मिलेगा। हाँ, तो इन्होंने आखिर में एक और बात लिखी है, और आदर्श भाई क्या बढ़िया चिट्ठी लिखी तुमने यार, लय भरी, इसे जारी रखो। आखिर में थैंक्स फॉर रीडिंग इट, थोड़ी लंबी हुई चिट्ठी, हम मराठी में कहते हैं भूल चूक माफ़ करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वीटा महाराष्ट्र से सार्थक। अब आदर्श कहेंगे कि मेरा सांगली पत्र जिले में है लिखना- वीटा, तो ये आदर्श actually कहेंगे कि मेरा पत्र लिखना सार्थक हुआ। हाँ। पर वीडियो का ऐसा है कि वीडियो का हम उस तरह से बहुत प्रचार भी नहीं कर पाते हैं, ये बात भी सही है। और वीडियो के साथ एक दिक्कत अभी जो हम फेस कर रहे हैं कि थोड़ा ऑडियो हम शनिवार को रिलीज़ कर देते हैं पर वीडियो शनिवार को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो प्रोडक्शन में जाता है और उसमें 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं कई बार। तो फिल्म को बार बार देखने का अगर धैर्य है जनाब, तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो उपलब्ध है 3 पर ताल शनिवार देखें। को नहीं आता है। यूट्यूब पे आप लिखेंगे 3 ताल, आज तक के यूट्यूब चैनल पे भी होता है और आज तक रेडियो पे भी होता है, आप सुन सकते हैं। तो आज इतनी ही चिट्ठियाँ हैं और चिट्ठियाँ आपको आज लिखनी है। जो आज का एपिसोड हुआ सिनेमा हॉल के भीतर के किस्सों पर, आपके ज़िंदगी के गुलाब भाटी कौन से थे जिनके साथ आपने फिल्में देखी हैं, और क्या आप कभी खाना वाना लेकर के गए हैं। और आपको लिखना है फ्लाइट में पेशाब करने वाले विचित्र वीरों पर भी, या किसी भी तरह की हरकत करने वाले। बिल्कुल। इन सब से के अलावा एक चीज़ जो मैं 3 ताल के तमाम श्रोताओं से जानना चाहता हूं कि जो मकाम सिनेमा को अब से 2 दशक पहले लोगों की ज़िंदगी में हासिल था एंटरटेनमेंट के तई या इंस्पिरेशन के तई, उस मकाम पे वो आज अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को देखते हैं, किस माध्यम को देखते हैं, कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित क्या करती है जो हमने सिनेमा जैसे डिस्क्राइब किया। क्या है वो जो कुछ है या बहुत बिखरा हुआ है, तख्ते कुछ पे। नहीं है या बहुत कुछ है। लेकिन आपकी प्रेमिका कौन है आजकल, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चिट्ठियाँ आपको भेजनी है radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303। आपने आप में से कुछ लोगों ने कहा है कि हम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है 3 तालियों का। तो आपको मैंने बताया कि 9953323303, इसी नंबर पर आप मैं भी 3 तालियाँ लिख दें, हम आपको ऐड कर लेंगे। कई बार 1-2 दिन का टाइम लगता है क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर उसको देखते हैं वो एक साथ बहुत सारे लोगों को शामिल करते हैं। तो आपने जब किया है, हो सकता है सेम डे आपको शामिल ना किया जाए, पर आने वाले 2-3 दिन में कर लिया जाएगा। तो का बतलाई देश के कैसन बाटे हाल, जनता पियर हो रहल, नेता होता लाल। एक लाइन की चीज़ और, पत्रावली में इंसानों की बातें तो आप लोग करते ही रहेंगे। अगर भेड़िया, सियार, लोमा, लकड़बग्घा, कबर बिज्जू, ऊद बिलाव या ऐसे किसी जीव से आपका अपने गांव, घर, कस्बा में वास्ता पड़ा है तो वह किस्सा हम लोग से साझा करें। घड़ियाल, मगरमच्छ, हाँ, वो तो हेबे करिए, घर में 2-4 गू खौआ से सियार का यार पता चले तो बताओ, मुझे पता करना। हाँ, वो क्या था गुखौआ से? हाँ, वो बस मैंने नाम ही सुना है, मुझे लगता नहीं कि लिटरली वो खाता होगा, लेकिन वो शायद वो सूंघता हुआ चलता होगा या सर नीचे करके चलता होगा, तो इसलिए लोगों ने या इतना डरपोक और कातर है डरपोक कि होगा कि उसको। हाँ, तो वो किसी अवध के किसी आदमी को मालूम होगा, क्योंकि मैंने अपने गांव में सुल्तानपुर में सुना था। कुकुर आया गु खौवा कोनो आवत रहा हो कि सियार कहा थी सब। नहीं, सियार होता है, वो टाइप है सियार का, अच्छा। बहुत छोटा। ठीक है, तो फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होती What's है। your type, bro? जय हो, जय हो। जय हो। जय हो।